कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र किनारे एक छोटी बच्ची बेहोश पड़ी मिलती है। जब लड़की को होश आता है तो वो देखती है कि उसके चारों तरफ बस लाशें ही लाशें बिखरी हुई हैं। अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों ने मिलकर उनके पूरे गांव को कब्रिस्तान बना दिया है। गांव के कुछ लोग वहां से भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो खूनी उन्हें भी मार देते हैं। लड़की की माँ उस छोटी बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो लोग लड़की के सामने उसकी माँ को भी मार डालते हैं और फिर उस बच्ची को भी मारने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। और ठीक ऐसे समय पर हमें इन गुंडों का लीडर ईतो दिखता है, जो वहाँ बैठा बैठा लाशें गिन रहा था। ईतो देखता है कि उसके लोग अब एक छोटी बच्ची को मारने जा रहे हैं। ईतो ने अपनी लाइफ में बहुत से मासूम लोगों की जान ली है, जिसने उसे अंदर से एक जानवर बना दिया है। लेकिन आज उस बच्ची को देखकर उसके अंदर की इंसानियत जाग उठती है। उस बच्ची को मारते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं और लाइफ में पहली बार उसे लगता है कि खुद को बदलने का उसे एक मौका मिल गया है, जिसकी वजह से वो अपने ही लोगों को मार देता है और उस बच्ची को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन ये सब करने के चक्कर में बेचारे ईतो को भी गोली लग जाती है और ऐसा करके ईतो असल में बहुत डेंजरस लोगों से दुश्मनी मोल ले लेता है। और जल्द ही सबको पता चल जाता है कि ईतो ने ट्राइड के साथ गद्दारी की है, जिसकी वजह से उसे मारने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। इसके बाद ईतो अपने एक दोस्त के पास जाता है, लेकिन बॉडी से बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो अपने दोस्त को कुछ बताने से पहले ही बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी बॉडी से गोलियां निकाल दी हैं। वहाँ शिन नाम की एक लड़की उसे कुछ पेन किलर्स खाने को देती है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। पर खतरा अभी टला नहीं है। ईतो 3 साल बाद यहाँ वापस आया है, वो भी ऐसी हालत में। इसलिए शिन उसे लेकर बहुत डरी हुई थी, क्योंकि ईतो की वजह से शायद उन्हें भी मरना पड़ सकता है। तो इन सब के बीच उसका पुराना दोस्त फाती वहाँ आ जाता है। फाती ईतो से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते थे, तुमसे डरते थे। 3 साल लगातार ट्राइड में रहने के बाद एक बच्ची के लिए तुमने सब कुछ खो दिया। लेकिन ईतो उसे कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी बिल्कुल यही करते। तो खैर, अब ईतो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहता है, जिसके लिए उसे कुछ जाली डॉक्यूमेंट्स और काफी सारे पैसों की जरूरत थी। फाती उसे कहता है कि भागकर आखिर जाओगे कहाँ, इनकी तरफ देखो, ये सब हमारे दोस्त हैं। इन्होंने ट्रायड को छोड़कर भागने की कोशिश की थी, लेकिन देखो इनमें से आधे मारे गए और जो जिंदा बचे हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह जेल में सड़ रहे हैं। इसी बीच वहाँ 2 और लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक को देखकर ईतो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसी आदमी की वजह से 3 साल पहले ईतो को मजबूरी में ट्रायड ज्वाइन करना पड़ा था। फाती उसे बताता है कि ट्रायड ने तुम्हें ढूंढने के लिए अपने बंदे लगा दिए हैं और तुम्हें मारने के लिए जो लोग निकले हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इसके बाद हमें आर्यान नाम का एक आदमी दिखता है, जो चीन में ट्रायड के लिए ही काम करता था। उस रात चीन के एक क्लब में कुछ लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं और वहाँ के वेटर्स के साथ बहुत बदतमीजी और मारपीट करते हैं। आर्यान पहले उनसे बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उन्हें वहाँ की सबसे महंगी वाइन ऑफर करता है और खुद अपने हाथों से उन्हें सर्व भी करता है। लेकिन जब वो लोग फिर भी आर्यान की बात नहीं मानते, तब आर्यान वही करता है जिसके लिए उसे वहाँ रखा गया है। वो एक एक करके उन सबको मार देता है। तभी एक आदमी खुद को बचाने के लिए एक लड़की को बंधक बना लेता है और कहता है कि मेरे पास मत आना, वरना मैं इसे मार दूंगा। पर उसकी धमकी से आर्यान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस आदमी को भी मार देता है और फिर रातों रात उन सब की लाशें वहाँ से गायब कर देता है। इन सब के बीच इंडोनेशिया का एक बड़ा गैंगस्टर उसे फोन करता है और आर्यान को बताता है कि उसका एक पुराना दोस्त ट्रायड के साथ गद्दारी कर चुका है। आर्यान को पता चलता है कि एक बच्ची को बचाने के लिए ईतो अपने ही लोगों को मारकर ट्रायड छोड़कर भाग गया है। ये सुनते ही वो चीन से सीधा इंडोनेशिया वापस आ जाता है। वहाँ आर्यान चिएनवू नाम के एक आदमी से मिलता है। चिएनवू एक खतरनाक क्रिमिनल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पैसों के लिए किसी का भी गला काट सकता है। चिएन उसे कहता है कि ईतो को मारने के लिए बांस किसी और को भी भेज सकते थे, लेकिन तुम्हें चुनने के पीछे एक खास वजह है। असल में उन्हें ऐसा कोई चाहिए जिसमें तुम्हारी तरह पावर पाने की भूख हो, कोई ऐसा जो यहाँ के कसीनो और ड्रग्स का बिजनेस अच्छे से संभाल के। लेकिन इसके लिए तुम्हें ईतो को मारकर खुद को साबित करना होगा, तभी ये सब तुम्हारे हाथ में आएगा। दूसरी तरफ हमें ईतो दिखता है, जो भागने के लिए अलग अलग तरह के जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा था। उसे अब तक समझ आ गया था कि आर्यान शायद उसे मारने के लिए ही बैठा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। भागने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन ईतो जब पैसे गिनने के लिए बैग खोलता है तो देखता है कि उसमें कोई पैसा ही नहीं है। ईतो को पता चलता है कि 3 साल पहले जब वो उन्हें छोड़कर गया था, तब उसके गैंग का ही एक आदमी उसके सारे पैसे लेकर भाग गया था और अब उसने उन पैसों से अपना एक छोटा बिजनेस सेट कर लिया है। वो आदमी अब अपनी कसाई की दुकान की आड़ में ड्रग्स का धंधा करता है। अगर ईतो को पैसे चाहिए तो उसे अब उसी आदमी के पास जाना होगा। लेकिन फाती उसे समझाता है कि योहान नाम का वो आदमी अब कोई छोटा मोटा चोर नहीं रहा, वो अब एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। अगर तुम वहाँ जाओ तो संभल कर जाना, क्योंकि योहान तुम्हें मारने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचेगा। इसके बाद ईतो योहान की उस कसाई की दुकान पर पहुंच जाता है और काउंटर पर रखी घंटी बजाता है, जिसे सुनकर योहान बाहर आता है और पूछता है आपको क्या चाहिए। लेकिन जैसे ही वो चश्मा पहनता है, उसे दिखता है कि सामने ईतो खड़ा है। ईतो कहता है कि मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। योहान तुरंत उसे मारने के लिए गन निकालने की कोशिश करता है, पर तभी ईतो उसे दबोच लेता है और कहता है कि
मैं यहाँ तुझसे लड़ने नहीं आया हूँ, चुपचाप मेरे पैसे दे दे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ईतो योहान को बंधक बनाकर दुकान के अंदर ले जाता है। वहाँ हमें योहान के कसाई दिखते हैं जो अपने बास के सिर पर बंदूक तनी देखकर एकदम अलर्ट हो जाते हैं। ईतो योहान से कहता है कि अपने बंदों से बोल मेरे पैसे लेकर आए, लेकिन तभी एक कसाई पीछे से ईतो पर हमला करने की कोशिश करता है, पर ईतो वक्त रहते उसकी चाल समझ जाता है और उसे गोली मार देता है। तभी एक और आदमी उस पर हमला कर देता है। ईतो उनसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो ईतो पर कई जानलेवा हमले करते हैं, पर ईतो जैसे तैसे खुद को बचाकर उन सबको मार देता है। उनमें से कुछ तो ईतो को ग्राइंडर से काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईतो उसी ब्लेड से दूसरे का पैर काट देता है। उनकी ये फाइट देखते ही देखते बहुत खतरनाक हो जाती है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि या तो ईतो बचेगा या फिर कोई नहीं। ईतो एक एक करके सबको ढेर कर देता है। इसी बीच योहान मौका पाकर वहाँ से भाग निकलता है। सबको मारने के बाद ईतो जब योहान को ढूंढ रहा होता है, तभी योहान उस पर गोली चला देता है। ईतो देखता है कि योहान फोन पर किसी से बात कर रहा था। इससे पहले कि योहान ईतो के बारे में किसी को कुछ बता पाता, ईतो उसके पैर में गोली मार देता है और उससे फोन छीन लेता है। वो पूछता है कि किसे कॉल कर रहा था तू, पर योहान कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले अपने पैसे। लेकिन सही जवाब न मिलने पर ईतो उसकी उंगलियां तोड़ देता है। तब योहान उसे बताता है कि ट्रायड के लोग तेरा पीछा कर रहे हैं और मेरे आदमी भी तेरे दोस्त फाती को मारने के लिए उसके पास पहुंच चुके हैं। अब तू किसे बचाएगा। इससे पहले कि ईतो कुछ समझ पाता, अचानक कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और इस गोलीबारी में योहान मारा जाता है। दूसरी तरफ हमें फाती दिखता है जो निकलने से पहले ईतो को कॉल करता है, लेकिन जब वो फोन नहीं उठाता तो फाती तुरंत समझ जाता है कि ईतो जरूर किसी मुसीबत में है। इसीलिए वो बाब से कहता है कि शिन को यहाँ से किसी भी तरह से सेफ जगह पर ले जाओ। लेकिन बाब जब नीचे उतर रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अचानक लिफ्ट में कुछ हथियारबंद लोग घुस जाते हैं। पकड़े जाने से पहले बाब वक्त रहते शिन को धक्का देकर लिफ्ट से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो अंदर मौजूद सभी हमलावरों को मार डालता है और खून से लथपथ हालत में अपने बाकी साथियों को बचाने निकल पड़ता है। यहाँ हमें दिखता है कि योहान के लोगों ने फाती को पकड़ लिया है। वो फाती को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ बाब आ जाता है। सब उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिसे देखकर फाती गुस्से में आ जाता है और एक एक करके उन सबको काट डालता है। लेकिन तभी उसे दिखता है कि बाब अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने अंदर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से गोलियां लगने के बाद भी वो बच जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि कुछ लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। बाब उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ ही जाते हैं। वो दोनों उन हमलावरों के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनसे लड़ना आसान नहीं था। एक हमलावर बाब को मारने की कोशिश करता है, पर बाब उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। इसी बीच हमें आर्यान दिखता है जो नीचे गाड़ी में बैठकर काम खत्म होने का इंतजार कर रहा है। उधर जब ईतो को होश आता है तो वो देखता है कि पुलिस वाले उसे पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं। उनकी बातें सुनकर उसे समझ आता है कि ये सब रिश्वतखोर ऑफिसर हैं जो असल में ट्रायड के लिए ही काम करते हैं। इसके बाद वो उन पुलिस वालों पर हमला कर देता है। पुलिस के पास आर्डर था कि ईतो को जिंदा पकड़कर लाना है, इसलिए वो चाहकर भी उसे मार नहीं रहे थे। वो टेजर गन से ईतो को बेहोश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईतो मौका पाकर ग्रेनेड से गाड़ी के अंदर ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट की वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है और ईतो किसी तरह बाहर निकल आता है, लेकिन अब तक वो काफी जख्मी हो चुका था। फिर वो पास खड़े एक आदमी की गाड़ी छीनकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जैक उस बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी अचानक एक आदमी उसके पेट में चाकू घोंप देता है। जबरदस्त दर्द के बावजूद जैक पीछे नहीं हटता और पलटकर हमला करते हुए उसे वहीं मार डालता है। इसी बीच चियन वू के पास उसके आदमियों का फोन आता है। वो उसे बताते हैं कि योहान के लोग अंदर गए थे, पर कोई बाहर नहीं आया। चियन वू अच्छी तरह जानता था कि उन्हें मारना इनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो अपने खास बंदों को ये काम खत्म करने का आर्डर देता है। उधर फाती अकेले ही उन लोगों से लड़ रहा है। सबको मारने के बाद जब वो वहां से निकलने वाला होता है, तभी पीछे से एक और आदमी आकर उस पर हमला कर देता है। बेचारे को काफी चोटें आती हैं और बहुत खून बह जाता है, पर वो उस बच्ची को हर हाल में बचाना चाहता है। वो तीनों अधमरी हालत में आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि फिर से एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बाब उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वहाँ जो दिखता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके सामने ट्रायड के एलीट किलर्स खड़े थे। फाती समझ जाता है कि अब उनका बचकर निकलना नामुमकिन है, इसलिए वो अपने दोस्तों से बच्ची को लेकर भागने को कहता है। लेकिन बाब अब और भागना नहीं चाहता। वहाँ एलिना नाम की एक सफेद बालों वाली लड़की थी जिसने योहान के आदमियों को मारा था। फाती उससे लड़ने ही वाला होता है कि तभी बाब उसे रोक देता है और कहता है कि तुम पिछले रास्ते से निकल जाओ। ये कहकर वो एलीट किलर्स पर हमला कर देता है, लेकिन एलिना एक ही वार में उसे मार डालती है। उधर हमें एना दिखती है जिसने जैक को पकड़ लिया है। वो सबसे पहले जैक का हाथ काट देती है और फिर गला काट कर उसे बड़ी बेरहमी से मार डालती है। अब वो फाती को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी वहाँ आर्यान आ जाता है। एना पूछती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम हमें धोखा देना चाहते हो? लेकिन आर्यान उस पर एक के बाद एक मुक्के बरसाने लगता है और एक जोरदार किक मारकर उसे वहीं खत्म कर देता है। आर्यान
यहाँ से फाती को भागने में मदद करता है, लेकिन तभी फाती को आर्यान पर शक होने लगता है। वो कहता है कि योहान को तो पता ही नहीं था कि हम कहाँ रहते हैं, सिर्फ तुम्हें हमारा ठिकाना मालूम था। अब सच सच बताओ कि योहान को हमारी खबर किसने दी। आर्यान कुछ समझा पाता उससे पहले ही फाती गोली चला देता है और उस बच्ची को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही कुछ हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर देते हैं। फाती सबसे बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आतंकवादी उस बच्ची को मारने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़े थे। फाती अपनी गाड़ी के नीचे कई आतंकियों को जिंदा कुचल देता है, लेकिन इस बीच उसे भी कई गोलियां लग जाती हैं। फाती जानता था कि यहाँ से उसका बचकर निकलना मुश्किल है, इसलिए वो उस लड़की से अपना एक आखिरी काम करने को कहता है। फिर वो धीरे धीरे उन आतंकियों की तरफ बढ़ने लगता है। सब उसके सामने हथियार ताने खड़े थे और जैसे ही फाती उन्हें मारने के लिए गन उठाता है, वो लोग ब्रश फायर शुरू कर देते हैं और फाती के शरीर को गोलियों से छलनी कर देते हैं। उनमें से एक आदमी लड़की को देखने जाता है, लेकिन तब तक वो गाड़ी के अंदर से भाग चुकी थी। इतनी गोलियां लगने के बाद भी फाती अभी जिंदा था। अब एक आतंकी फाती के सिर पर आखिरी गोली मारकर उसे खत्म करने ही वाला था। तभी अंधेरे में छिपी एक अनजान लड़की उन सभी आतंकियों को गोली मारकर ढेर कर देती है। वो देखती है कि तब तक फाती मर चुका है। तभी उसे पुलिस के सायरन की आवाज आती है और वो लड़की वहां से भाग जाती है। इतने में ही तो उस जगह पहुंचता है और देखता है कि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। उसे लगता है कि शायद उन लोगों ने उस बच्ची को भी मार दिया होगा, पर ऐसा नहीं था। मरने से पहले फाती ने उस बच्ची को पास खड़ी एक दूसरी गाड़ी के नीचे छिपा दिया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। बच्ची को जिंदा पाकर ईतो बहुत खुश होता है और उसे लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। ईतो शिन को फोन करके कहता है कि सब खत्म हो गया है, अपना फोन फेंक दो और यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। इसके बाद ईतो उस लड़की को एक सेफ जगह पर ले जाता है। वहां पहुंचकर ईतो फर्श पर कांच के टुकड़े बिछा देता है ताकि अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो उसे फौरन पता चल जाए। ईतो अब उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम रीना बताती है। दूसरी तरफ हमें आर्यान दिखता है जो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उस दिन फाती ने उस पर गोली नहीं चलाई थी। वो चियन वू से मिलने जाता है और उस पर बहुत गुस्से में था। एलिना वहाँ आर्यान को देखते ही उसे मारना चाहती है, पर चियन उसे रोक देता है। वो आर्यान को बैठने के लिए कहता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे भेजे हुए आदमी को क्यों मारा। आर्यान कहता है कि तुम ईतो और उस लड़की को मारना चाहते हो, ये तो समझ आता है, पर तुमने मेरे दोस्तों को क्यों मारा। असल में आर्यान, ईतो और उसके बाकी दोस्तों ने मिलकर 6 सीज नाम का एक गैंग बनाया था। वो सब बहुत अच्छे दोस्त थे, पर काम की वजह से अलग अलग रहते थे। खैर, अब चियन वू उसे साफ कह देता है कि जो भी ईटो की मदद करने की कोशिश करेगा उसे मरना ही होगा। अब तुम बताओ कि क्या तुम ईटो को मारकर उसकी जगह लेना चाहते हो। आर्यान उसकी बात मान जाता है, क्योंकि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। दूसरी तरफ हमें ईटो दिखता है जिसे डर के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। वो रीना को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। तो उस रात वो सोए बिना उस बच्ची को पहरा दे रहा था। तभी उसे किसी के होने की आहट महसूस होती है। वो दबे पांव आगे बढ़ता है, पर उसे दिखता है कि अभी कमरे के अंदर कोई नहीं घुसा है। लेकिन तभी वही लड़की उस पर फिर से अटैक कर देती है। ईतो तुरंत उसके साथ लड़ना शुरू करता है, पर चूंकि वो पहले से ही काफी जख्मी था, इसलिए ज्यादा देर उस लड़की के सामने टिक नहीं पाता। उस लड़की को सब ऑपरेटर के नाम से जानते हैं और वो असल में एक बहुत ही खूंखार किलर है। वो ईतो की हर चाल जानती थी। वो ईतो को इतनी जोर से लात मारती है कि ईतो उठ ही नहीं पाता। उसे पूरी तरह काबू में करने के लिए वो उसका सिर बेसिन पर दे मारती है। ऑपरेटर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी शोर सुनकर रीना कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, प्लीज इन अंकल को मत मारो, इन्होंने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर ऑपरेटर ईतो को जीने का एक मौका देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑपरेटर को 6 सीज यानी ईतो और उसके दोस्तों को खत्म करने की सुपारी दी गई है। ईतो कहता है, ठीक है, एक वक्त पर मैं उनका लीडर था, तो अब किस बात का इंतजार है, अपना काम खत्म करो और मुझे मार दो। लेकिन ऑपरेटर ईतो से पूछती है कि तुमने इस बच्ची को अपने साथ क्यों रखा है, क्योंकि अगर ये बच्ची उसके साथ रही तो वो पक्का मारा जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके दोस्त मारे जा चुके हैं। ईतो जब उस लड़की के मुंह से अपने दोस्तों की मौत की बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर ऑपरेटर उसे समझाती है कि वो सब ईतो की गलती की वजह से ही मरे हैं और जो एक दोस्त बच गया है यानी आर्यान, जिसे ईतो अपना भाई मानता था, वो भी अब उसे मारने पर तुला हुआ है। ईतो कहता है, बहुत हुआ, अब बस करो और मुझे मार डालो। लेकिन ऑपरेटर ऐसा नहीं करती और वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखता है, जहां हम आर्यान को चाइनीज सीखने की कोशिश करते हुए देखते हैं। तभी उसे अंदर से ईंटों के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बाब असल में ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया है, जिसकी वजह से उसे ईंटों से बहुत डांट पड़ती है। खुद को सही साबित करने के लिए बाब कहता है कि आजकल ड्रग्स के धंधे में बहुत पैसा है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो यही काम करना होगा। लेकिन ये तो ट्राइड के लिए काम करने के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि वो लोग बहुत ही खतरनाक थे। तो यहाँ दोनों के बीच इस बात को लेकर हाथापाई भी हो जाती है कि वे ट्राइड के लिए काम करेंगे या नहीं। लेकिन तभी आर्यान उनके बीच आकर दोनों को शांत करता है और कहता है कि बास, मैं बाबी की बात से सहमत हूँ, हमें पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सोचो, हमारे जैसे गली के लड़के ट्राइड के एलीट लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो उस वक्त ईतो ट्राइड के लिए काम करने को राजी नहीं था, लेकिन बाद में वे दोनों ट्राइड ज्वाइन
कर लेते हैं, जिसने आज उन्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां दो दोस्त अब बस एक दूसरे की मौत का इंतजार कर रहे थे। खैर, अब आर्यन ठीक उसी जगह पर खड़े होकर ईतो को कॉल करता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने सबको बचाने की कोशिश की ताकि हम सब एक साथ आगे बढ़ सकें, लेकिन तुमने इस एक लड़की के लिए सालों की मेहनत धूल में मिला दी। ईतो उसे जवाब देता है कि ट्रायड ने तुम्हें भी मेरी तरह एक जानवर बना दिया है, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। इसी बीच ऑपरेटर वापस आ जाती है। ईतो कहता है कि मैं पहली और आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम्हें किसने भेजा है, जिसके जवाब में ऑपरेटर कहती है कि वो जो कोई भी हो, वो तुम्हें और 6 सीज के हर मेंबर को मरा हुआ देखना चाहता है। ईतो उसका काम करने को राजी हो जाता है, बस उसकी एक ही शर्त थी, अगर इस सब के बीच उसकी मौत हो जाए तो ऑपरेटर रीना को यहाँ से दूर किसी सेफ जगह पर ले जाए। लेकिन रीना के सारे जाली डॉक्यूमेंट्स आर्यन के पास थे, इसलिए उन पेपर्स को लाने के लिए ईतो अपने पुराने अड्डे पर चला जाता है। उधर आर्यन भी ईतो का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब अंदर जाने से पहले ईतो अपने कपड़ों के नीचे मोटी मोटी किताबें छिपा लेता है, क्योंकि अंदर उसे मारने के लिए बहुत से लोग बैठे थे। ईतो जैसे ही अंदर पहुंचता है, वो देखता है कि उसका अड्डा अब ट्रायड का ठिकाना बन चुका है। उसे देखते ही सब अपने हथियार उठा लेते हैं, क्योंकि आज रात वो यहाँ से जिंदा नहीं बचेगा। सब एक साथ उस पर झपट पड़ते हैं और देखते ही देखते वो हाल एक जंग के मैदान में बदल जाता है। ईतो अकेला उन सब के साथ लड़ता है। वो किसी की गर्दन मरोड़ देता है तो किसी की रीढ़ की हड्डी एक झटके में तोड़ देता है। लेकिन ईतो को मारने के लिए इतना बड़ा इनाम रखा गया था कि कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना ही नहीं, वो एक आतंकी को बाल से इतनी जोर से मारता है कि उसका सिर फट जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सबकी रूह कांप जाती है। दूसरी तरफ हमें एक और आदमी दिखता है जिसे ईतो के ठिकाने का पता चल गया है। इसी बीच वहां एना और एलिना भी पहुंच जाती। वहां मौजूद लोग उन दोनों लड़कियों को देखकर कहते हैं, ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर ईतो को मार डालेंगे। लेकिन वो लड़कियां झुंड में शिकार करने वालों में से नहीं थीं, इसलिए वो उन लोगों के साथ नहीं जाती। लड़कियों का ऐसा तेवर देखकर वहां के लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उनका सारा मजाक हवा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वे लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं, वहां खड़ी ऑपरेटर उन सबको गोलियों से छलनी कर देती है। आखिर में वो लिफ्ट के अंदर एक ग्रेनेड फेंक देती है, जिसके ब्लास्ट में बचे कुचे लोग भी मारे जाते हैं। ब्लास्ट की आवाज सुनकर और भी लोग ऊपर आते हैं, लेकिन ऑपरेटर ने उनके स्वागत के लिए दीवार पर डायनामाइट लगा रखा था। वे सब एक एक करके फटने लगते हैं और पल भर में पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल जाती है। दूसरी तरफ हमें ईतो दिखता है, जिसकी लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक के बाद एक गुंडे उस पर हमला किए जा रहे थे, मानो शहर के सारे बदमाश सिर्फ उसे ही मारने आए हों। हालांकि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ आते देख ईतो फर्श पर पेट्रोल फैला देता है। जैसे ही वो लोग पेट्रोल पर पैर रखते हैं, ईतो तुरंत गोली चलाकर आग लगा देता है और उस आग में सारे गुंडे जलकर राख हो जाते हैं। यहाँ आर्यन बड़ी बेसब्री से ईतो को अपने हाथों से मारने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे एक स्नाइपर दिखता है जो एक ही गोली में ईतो को खत्म करने आया था। इसी बीच एलिना और एना उस बच्ची को मारने के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन तभी ऑपरेटर उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। ऑपरेटर उन दोनों लड़कियों को वार्निंग देती है कि अगर किसी ने भी उस बच्ची को छूने की कोशिश की तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन वो लड़कियां ऑपरेटर की बात नहीं सुनती और एलिना सबसे पहले उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद एना भी बड़ी तेजी से उस पर झपट पड़ती है। लेकिन ऑपरेटर भी कम नहीं थी, वो दोनों उसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं, पर ऑपरेटर अकेली ही उन दोनों पर भारी पड़ जाती है। इसके बाद एना अपना धारदार हथियार तार वाला निकालती है और उससे ऑपरेटर का गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन ऑपरेटर तभी बीच में चाकू लाकर उसे रोक देती है। एलिना भी उसे मारने आगे बढ़ती है, पर उनके साथ लड़ते वक्त ऑपरेटर एना को उसी के तार में फंसाकर खत्म करने की कोशिश करती है। आखिर में वो एक ऐसी के साथ उस तार को बांधकर ऐसी नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से एना उस तार में खींचती हुई ऐसी फंसती है कि बड़ी बेरहमी से उसका गला कट जाता है और वो वहीं मर जाती है। अब सिर्फ एलिना और ऑपरेटर ही बची थी। एलिना उस पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले करती है। ऑपरेटर बहुत स्ट्रांग थी, उसकी एक उंगली कट जाने के बाद भी वो लड़ाई में टिकी रहती है और एलिना के हर वार का पलटकर जवाब देती है। इस खींचतान के बीच एक वार करने के बाद एलिना को लगा कि उसने ऑपरेटर को मार दिया है, पर तभी उसे दिखता है कि ऑपरेटर ने पहले ही उसका पेट चीर दिया है। आखिर में ऑपरेटर उसके हाथ चीरते हुए उसके गले में चाकू घोंप देती है, जिससे एलिना जमीन पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। उधर ईतो जल्दी से अपने कपड़ों के नीचे से सारी किताबें निकाल फेंकता है और आगे बढ़ता है। वो स्नाइपर जो ईतो को शूट करने वाला था, इससे पहले कि वो गोली चलाता, आर्यन पीछे से उस पर हमला करके उसे मार देता है। फाइनली ईतो आर्यन के पास पहुंच जाता है और उसके सिर पर बंदूक रखकर पूछता है, मेरे और उस बच्ची के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? आर्यन उससे कहता है, मैंने स्नाइपर से तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे इस तरह थैंक यू बोल रहे हो। ईतो यह सुनकर बंदूक फेंक देता है और कहता है, अब इसे यहीं खत्म करना होगा, मुझे और उस लड़की को यहाँ से जाने दो। वादा करता हूँ कि मेरा चेहरा तुम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखोगे। लेकिन आर्यन उसे इतनी आसानी से जाने देने वालों में से नहीं था। वो कहता है, जानते हो, तुम्हारे
बाद 6 सीज की जगह कौन लेगा। ये सुनकर ईतो कहता है, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने 3 साल पहले की थी। चेनवू तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मेरी बात मानो, इस 6 सीज गैंग के अंदर सिर्फ मौत ही है। लेकिन सत्ता और पावर के नशे में चूर आर्यान उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे जोरदार लात मार देता है। ईतो उसे रोकने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन आर्यान उसे उठाकर नीचे पटक देता है और उस पर घूंसों की बारिश शुरू कर देता है। ईतो उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि एक वक्त पर वे दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, लेकिन आर्यान की सोच अब उससे बिल्कुल अलग हो चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर 6 सीज का लीडर बनना चाहता था। वो ईतो पर एक के बाद एक वार करता रहता है और आखिर में उसके चेहरे पर इतना जोरदार पंच मारता है कि ईतो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन ईतो आर्यान पर कोई पलटवार नहीं करता। वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि मुझे लड़ने के लिए मजबूर मत करो, ये सब बंद कर दो, इसी में हम सबकी भलाई है। पर आर्यान उसकी एक नहीं सुनता। हार मानकर आखिर में ईतो भी पलटवार कर देता है, लेकिन आर्यान उसके हर वार से बच रहा था। दोनों के बीच फाइट इतनी लंबी खिंच जाती है कि आखिर में दोनों बुरी तरह थक जाते हैं। इसके बावजूद दोनों लड़ते रहते हैं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। आर्यान ईतो का जबड़ा तोड़ने की कोशिश करता है और इस छीना झपटी में दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये लड़ाई तब तक नहीं रुक सकती थी जब तक किसी एक की मौत ना हो जाए। लड़ते लड़ते ईतो के हाथ में चोट लग जाती है और आर्यान के पैर में, जिसकी वजह से वो लंगड़ाने लगता है। ईतो अब आर्यान को उठाकर पास रखी एक कट्टर मशीन के पास ले जाता है और मशीन चालू करके उसे काट देना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि ईतो उसे खत्म कर पाता, आर्यान ईतो के पेट में स्क्रू ड्राइवर घोंप देता है। दोनों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, पर लड़ाई फिर भी बंद नहीं हुई। आर्यान एक धारदार ब्लेड लेकर ईतो के शरीर पर कई जगह कट मार देता है। तब ईतो एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसे आर्यान के पैर में घुसा देता है। आखिर में वे दोनों एक दूसरे पर साथ में वार करते हैं। जहां आर्यान ब्लेड को ईतो के मुंह के आर पार घुसा देता है, तो वहीं ईतो उस नुकीली लकड़ी को आर्यान के गले में उतार देता है। फाइनली खून से लथपथ ईतो आर्यान का गला लगभग चीर देता है। ईतो चाहता तो उसे जान से मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और कहता है, एक बार अपनी तरफ देखो, उन लोगों ने तुम्हें कैसा जानवर बना दिया है। ये कहकर ईतो वहां से जाने लगता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। आर्यान उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसके हिसाब से फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। वो उसे हर हाल में मारना चाहता था, इसलिए वहीं पड़ी एक गन से उस पर कुछ फायर भी करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ईतो लड़ने के लिए वापस नहीं मुड़ता और वहां से चला जाता है। अब आर्यान उस भयानक जख्मी हालत में अकेला खड़ा दर्द से कराह रहा था। तभी वहां चेनवू आ जाता है। वो आर्यान की ऐसी हालत देखकर बहुत निराश होता है। आर्यान उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ईतो को मारने के लिए मुझे ही क्यों चुना? जिसके जवाब में चेनवू कहता है, मैंने तो तुम्हें बस कुछ ऑप्शंस दिए थे, चुनाव तो तुमने खुद किया था। ये बात सुनकर आर्यान गुस्से में पागल हो जाता है और चेनवू पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गन खाली थी। अगर वो ऐसा न करता तो शायद आज बच जाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चेनवू और उसके लोग आर्यान को गोलियों से छलनी कर देते हैं और उसकी लाश के ऊपर से ऐसे गुजरते हैं मानो वो उनके लिए किसी कीड़े मकोड़े से बढ़कर कुछ ना हो। ईतो उसे इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि चेनवू के लिए उसकी औकात एक मामूली मोहरे से ज्यादा नहीं है, पर अफसोस आर्यान की किस्मत में यही लिखा था। दूसरी तरफ हमें ऑपरेटर दिखती है जो रीना को सही सलामत पोर्ट पर ले आती है। वहीं ईतो खून से लथपथ हालत में उनके पास पहुंचता है और रीना को उसका पासपोर्ट थमाकर कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। रीना उसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, पर ईतो के बहुत समझाने के बाद वो आखिर में मान जाती। अगली सुबह की शिप से रीना और ऑपरेटर एक दूसरे देश के लिए निकल जाते हैं जहाँ वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। फाइनली हमें ये भी पता चलता है कि ऑपरेटर को चेनवू ने ही भेजा था ताकि वो 6 सीज के पूरे ग्रुप को खत्म कर सके। उधर हमें चेनवू दिखता है जो अपने गुंडों के साथ ईतो को फिर से पकड़ने आ पहुंचा था। ईतो जानता था कि अब उसका अंत करीब है और वो अब और भाग नहीं सकता, इसलिए वो भागने की कोशिश भी नहीं करता। वो बस अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और धीरे धीरे चेनवू की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है, चेनवू के लोग उस पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर देते हैं और ठीक यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।